जेठानी के हक के लिए भूख हड़ताल पर बैठी देवरानियां। सुबह के 7:30 बजे हैं। शर्मा निवास के गेट के बाहर परिवार की बहुएं सिया, पल्लवी और मनीषा अपने पतियों के साथ जमीन पर दरी बिछाकर धरने पर बैठी हैं। उनके हाथों में पोस्टर है जिन पर नंदिनी दीदी को इंसाफ दो और घरेलू हिंसा बंद करो लिखा है। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अरे बाप रे बाप, ये मैं अपनी खुली आंखों से क्या देख रही हूँ? ये तो शर्मा जी के घर की चारों बहुएं हैं ना, और वो दोनों छोटे बेटे अमन और अखिल भी उनके साथ जमीन पर बैठे हैं। कल तक तो शकुंतला बहन जी पूरे मोहल्ले में अपनी बहुओं के हीरो के हार और खानदान के संस्कारों के ढोल पीट रही थी। आज ये नई नवेली लक्ष्मी सड़क पर बैठकर भीख की तरह इंसाफ क्यों मांग रही है? ऐसा क्या जलजला आ गया इस हवेली के अंदर? अरे बेटा, ये सब क्या है? तुम चारों अपने ही घर के बाहर भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हो? क्योंकि जिस घर को पूरा शहर बहुओं के लिए स्वर्ग समझता है, उसी घर में हमारी जेठानी सालों से नरक जैसी जिंदगी जी रही है। सुन लीजिए, आप सब लोग अपने कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक इस हवेली की सबसे बड़ी बहू हमारी जेठानी नंदिनी दीदी पर सालों से हो रहे अत्याचारों का हिसाब नहीं होगा, जब तक उस हिंसक दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, हम में से कोई भी अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालेगा। हम यही अपनी जान दे देंगे, पर ये भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि शर्मा निवास के इस ऊंची चारदीवारी के पीछे रोज एक औरत की आत्मा का कत्ल किया जाता है। आज हम इस खानदान का वो चेहरा नंगा करेंगे जिसे इन्होंने सोने चांदी और झूठी इज्जत के पर्दे के पीछे छुपा रखा था। ये सिर्फ हमारी पत्नियों की लड़ाई नहीं है। एक औरत पर अत्याचार होते देखकर जो चुप रहे वो मर्द नहीं कायर होता है। हम अपने ही भाई और अपने ही घर के जुल्म के खिलाफ इस सत्याग्रह में अपनी पत्नियों के साथ आखिरी सांस तक बैठेंगे। अपनी बालकनी में खड़ी होकर शकुंतला देवी ये सब देख रही होती हैं। उसके साथ उनके पति दीनानाथ भी ये सब सुन रहे होते हैं। तभी शकुंतला दीनानाथ से बोलती हैं, नीच कलमुहिया आवारा औरतों की तरह रास्ते पर बैठकर खानदान की इज्जत की नीलामी कर रही हैं। पूरे शहर के सामने शर्मा परिवार के मुंह पर कालिक पोत दी इन छोकरियों ने। दीनानाथ जी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बाहर जाइए और उन सबको घसीट कर अंदर लाइए, वरना मैं आज उनका गला घोट दूंगी। शकुंतला, तू होश में है या तेरा भी दिमाग सठिया गया है? बाहर मीडिया वाले आ रहे हैं, लोग अपने मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं। अगर मैं बाहर गया तो लोग मुझे ही काट खाने को दौड़ेंगे। शहर भर में मेरी 30 सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। इस सब की जड़ तेरा ये लाडला शराबी बेटा विक्रम है। तभी वहां विक्रम नशे में चल कर आता है और अपने पिता से बोलता है, मेरे नाम पर क्यों चिल्ला रहे हो पापा? उस साली नंदिनी की औकात क्या है? उसने ही नई छोकरियों को भड़काया है। रुकिए, मैं अभी बाहर जाता हूँ और सिया मनीषा दोनों के बाल पकड़कर खींचते हुए अंदर लाता हूँ। देखता हूँ कौन सा सत्याग्रह कर दिए हैं। तू अंदर ही सड़ विक्रम। सुबह सुबह दारू में धुत होकर बाहर जाएगा तो पुलिस तुझे ही उठाकर ले जाएगी। तेरे इस हिंसक मिजाज ने ही आज हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। तू अंदर रहे, मैं खुद देखती हूँ उन बगावती बहुओं को। कुछ देर बाद शकुंतला कमरे से बाहर आती है और अपनी बहुओं के पास जाती है। सिया, मनीषा, पल्लवी, रिया, ये क्या बचपना लगा रखा है तुम लोगों ने? घर की बातें घर की चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। पूरे शहर के तमाशबीनों को इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहती हो? चलो सीधे बच्चों की तरह उठो और अंदर आओ। इज्जत? कौन सी इज्जत माँ जी? वो इज्जत जो आपकी रसोई के फर्श पर नंदिनी दीदी के खून के साथ रोज बहती है, या वो इज्जत जो आपका बड़ा बेटा रोज रात को शराब के नशे में दीदी के शरीर पर जलती हुई सिगरेट और गरम प्रेस से लिखता है? हाँ माँ जी, हमने इस खानदान की नाक नहीं कटवाई है। हमने तो सिर्फ वो घिनौना पर्दा खींचा है जिसे आप लोग सालों से समाज सेवा के नाटकों के पीछे छुपा रहे थे। आज पूरा शहर देखेगा कि शर्मा निवास कोई हवेली नहीं बल्कि औरतों का मुंह चढ़खाना है। इतने में दीनानाथ भी वहाँ आ जाते हैं। बहू, तुम चारों मेरी बेटियों जैसी हो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। गाड़ियों की चाबी ले लो, जेवर ले लो, पर भगवान के लिए इस तरह रास्ते पर बैठकर हमारे खानदान की कब्र मत खोदो। अंदर आकर बात करो ना। पापा जी, 3 सालों से मैं इस घर की दूसरी बहू बनकर सब देख रही हूँ। हमारी जेठानी को 3 वक्त की रोटी तो मिलती थी, पर एक इंसान की तरह सांस लेने का हक कभी नहीं मिला। जब भी मैंने या मनीषा ने आवाज उठानी चाहिए, आपने हमें बिजनेस बंद करने और बेदखल करने की धमकी देकर चुप करा दिया। पर अब और नहीं, अब ये जंग आर पार की होगी।
वाह शर्मा जी वाह, बहुओं को तो आप सोने से तोलने की बातें करते थे, आज वही बहुएं कह रही हैं कि अंदर खून बहता है। अरे ऐसा क्या अत्याचार कर दिया आप लोगों ने उस बेचारी सीधी साधी नंदनी पर। भीड़ में गुस्सा भड़क उठता है, लोग शर्मा जी के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था इस आलीशान हवेली के अंदर? क्यों हमेशा अपनी सास के पैरों में सिर झुकाने वाली, पति की मार चुपचाप सहने वाली बहुएं आज इस हवेली के सामने काल बनकर खड़ी हो गई थी? ये जानने के लिए कहानी को कुछ महीने पीछे ले जाना होगा। कुछ महीने पहले सुबह 6:30 बजे सबसे बड़ी बहू नंदनी पूरे रसोई में अकेली ही सारा काम कर रही है। एक तरफ नंदनी सभी के लिए रोटी बना रही है और दूसरी तरफ सबके लिए चाय भी। परी बेचारी स्कूल यूनिफॉर्म पहने रसोई के कोने में सहमी हुई खड़ी है। मम्मी मम्मी जल्दी करो ना प्लीज, मेरी स्कूल बस के अंकल तो बार हॉर्न बजा चुके हैं। अगर आज फिर देर हुई तो क्लास टीचर मुझे धूप में खड़ा कर देगी। मुझे बहुत डर लगता है मम्मी। बस 2 मिनट मेरी बच्ची, गरम गरम पराठा फॉइल पेपर में लपेट दिया है, तो बस ये पानी की बोतल ली, मैं अभी तुझे खुद गेट तक छोड़ कर आती हूँ। कुछ देर बाद शकुंतला भी रसोई में आ जाती है और डांटते हुए नंदनी से बोलती है, नंदनी ये क्या नौटंकी फैला रखी है सुबह सुबह। पहले विक्रम के लिए अदरक वाली चाय और मक्खन पराठे का नाश्ता ऊपर ट्रे में लगा कर देकर आ। इस लड़की का टिफिन बाद में बनता रहेगा। माँ जी परी की बस छूट जाएगी, बस 2 मिनट में इसे बस में बिठाकर मैं अभी इनका नाश्ता ऊपर लेकर जाती हूँ, प्लीज माँ जी। अरे वाह महारानी, अब तू मुझे तरीका सिखाएगी कि इस घर में काम कैसे होता है। तेरी जबान तो दिन ब दिन कैंची की तरह चलने लगी है। पति के नाश्ते से ज्यादा जरूरी तेरी इस लड़की की पढ़ाई हो गई है। गरीब भुखमरे घर की बेटी है ना, तो संस्कार भी वैसे ही नीच मिले हैं तुझे। शकुंतला भी नंदनी को सुना ही रही होती है कि इसी बीच में नशे में धुत होकर विक्रम भी रसोई में आ जाता है और नंदनी पर बरस पड़ता है। मेरा नाश्ता कहाँ है? 6:45 बज चुके हैं और मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। क्या इस रसोई में बैठकर दिन भर सोती रहती है तू, या अपने बाप के घर के सपने देख रही है? जी बना रही हूँ, बस परी का टिफिन रख रही थी, 2 मिनट में लाती हूँ जी। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता, कामचोर औरत। सुबह सुबह मेरा मिजाज खराब कर दिया। और इस लड़की को रोज स्कूल भेजने की इतनी जल्दी क्यों रहती है तुझे? पढ़ लिख कर कौन सा ये किसी जिले की कलेक्टर बन जाएगी? आखिर में तो इसे भी किसी मर्द के जूते ही साफ करने हैं ना। जी थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो कल को अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, किसी के जुल्म नहीं सहेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। अरे वाह, तू भी तो बीए की डिग्री लेकर आई थी ना, क्या उखाड़ लिया तूने? तेरे उस कंगाल बाप के पास मेरी चौखट पर फेंकने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी, न ढंग की शक्ल न कोई अक्ल। मैंने तो तरस खाकर शादी कर ली और तुझे इस महल में रानी बना दिया, वरना किसी गंदे नाले के किनारे बर्तन मांज रही होती। ये सुनकर नंदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदनी अपने मायके को याद करने लगती है। 8 साल पहले नंदनी हाथों में बीए की मार्कशीट लिए अपने पिता के पास आती है। पापा देखिए, मेरा बीए का फाइनल रिजल्ट आ गया है, मैं पूरे कॉलेज में सेकंड आई हूँ। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मैं आगे एमए भी कर सकती हूँ। मेरी होनहार बिटिया, तूने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया बेटा। पर बेटा मेरी लाचारी देख, मेरी छोटी सी परचून की दुकान से इतना ही बच पाता है कि घर का राशन चले। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे आगे एमए की फीस दे सकूं या किसी बड़े शहर भेज सकूं। पापा आप ऐसा कभी मत बोलिए, आपने मुझे लड़की होकर भी बीए करवाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे मोहल्ले में तो लोग लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते। मैं बहुत खुश हूँ पापा। भगवान करे तुझे कोई बहुत बड़ा और अमीर घर मिले जहाँ तू राज करे। तभी परी की स्कूल बस गेट पर आकर रुकती है। हड़बड़ी में नंदनी परी को लेकर बाहर आती है और स्कूल बस में चढ़ा देती है और घर के अंदर आ जाती है। तभी सड़क से गुजरती हुई पड़ोसन शीला आंटी अपने घर के बाहर पौधे में पानी डालते हुए रुक जाती है और शर्मा जी के घर आती है। अरे वाह शर्मा जी, परी बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी लगती है यूनिफॉर्म में। और शकुंतला बहन जी, आपकी तो किस्मत ही खुल गई, बेटी नहीं दी तो नंदनी जैसी गाय जैसी सीधी बहू मिल गई है और अब पोती भी बढ़ रही है। हाँ शीला जी, हमारे शर्मा खानदान में तो बहुओं को बेटियों से भी बढ़कर सिर पर बिठाया जाता है।
नंदनी तो हमारी आंखों का तारा है, पूरे घर का ख्याल रखती है और हमारी परी तो इस हवेली की राजकुमारी है। इसे तो हम बड़े से बड़े अफसर बनाएंगे। हाँ आंटी जी, मैं तो नंदनी से रोज कहता हूँ कि तुम घर में आराम किया करो, परी को छोड़ने मैं चला जाया करूँगा। क्यों नंदनी, सही कहा ना मैंने? वाह भाई वाह, शर्मा परिवार तो सच में पूरे शहर के लिए तहजीब और मोहब्बत की मिसाल है। भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। उसी रात 11 बजे विक्रम लड़खड़ाते हुए कमरे में आता है। नंदनी अभी अभी परी को सुला कर आई है। वो विक्रम को अचानक देखकर डर जाती है। तभी विक्रम नंदनी से बोलता है, ए नंदनी, तू अभी तक जाग रही है? मुझे लगा कि तू आराम से सो गई होगी। मुझे पानी देने के लिए भी इंतजार नहीं किया है? तुझे क्या लगा तू मेरी मर्जी के बिना अपनी मर्जी चलाएगी? जी नहीं विक्रम जी, मैं बस परी को सुलाकर आपका ही इंतजार कर रही थी। आप बहुत देर से आए हैं, मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं। विक्रम नंदनी का बाल पकड़ लेता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है, चिंता? तुझे मेरी चिंता है या मेरे पैसों की? तू बस इस घर की एक नौकरानी बनकर रह, समझी? जब मैं बोलूं तब बोलना और जब मैं कहूं तब सुनना। आज तूने मुझे देर तक इंतजार कराया। विक्रम जी प्लीज हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है, चोट लग जाएगी। दर्द? ये तो अभी शुरुआत है। अभी तूने फिर से जुबान लड़ाने की कोशिश की तो मैं तुझे कल सुबह अपनी सूरत आईने में देखने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अब चुपचाप जाकर मेरा जूता साफ कर और याद रखना, कल से अगर एक भी शब्द मुझसे बिना पूछे बोला तो इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता भी भूल जाना। जी जैसा आप कहे। शीला आंटी वहां से चली जाती हैं। दोपहर 2 बजे दीनानाथ शर्मा और शकुंतला देवी सोफे पर बैठे होते हैं। तभी दिल्ली से उसके छोटे बेटे निखिल अपनी पत्नी पल्लवी और अमन अपनी पत्नी मनीषा के साथ घर में प्रवेश करते हैं। शकुंतला देखते ही, अरे मेरे दोनों आंखों के तारे आ गए, अपनी पत्नियों के साथ। कितने दुबले हो गए हो, दिल्ली की दौड़ भाग में तुम लोग। वहाँ क्या ढंग का खाना पीना नहीं मिलता? हम ठीक है माँ, आपके हाथ के गरम पराठे और चाय की याद आ रही थी, इसलिए काम खत्म करके भागे भागे आए हैं। अरे भाई, तुमने तो दिल्ली का एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत बढ़िया संभाल लिया है। अब मैंने और तुम्हारी माँ ने तय किया है कि हमारे सबसे छोटे जुड़वा बेटों अमन और अखिल के लिए भी रिश्ते पक्के कर दिए जाएं। दोनों गुस्सैल स्वभाव के हैं, शादी होगी तो शांत होंगे। पापा, आपको रिश्ता ढूंढने की तकलीफ ही नहीं उठानी पड़ी। अमन और रमन ने अपने लिए लड़कियां दिल्ली से खुद ही पसंद कर ली हैं। दोनों सगी बहनें हैं, सिया और रिया। दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटियां हैं, खुद की डिजिटल कंपनी चलाती हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं। क्या इतने बड़े बाप की बेटियां हैं, खुद लाखों कमाती हैं? फिर तो मुझे कोई ऐतराज ही नहीं है। सगाई की तारीख तुरंत पक्की करो। हमारे घर में तो अब पूरे शहर को दिखाने के लिए 4-4 बहुएं हो जाएंगी। इसी बीच नंदनी किचन से ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है। विक्रम शराब का गिलास हाथ में लिए सोफे पर आकर बैठता है और नंदनी को देखकर ताना मारता है, वाह भाई वाह वाह, छोटे भाइयों की तो लॉटरी लग गई। अमीर और मॉडर्न बीवियां ला रहे हैं। और एक मेरी फूटी किस्मत थी कि माँ ने इस कंगाल बाप की बेटी को मेरे गले में ढोल की तरह बांध दिया, जो ना बजती है ना हटती है। जेठ जी, दीदी इस घर का दिन रात काम करती हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं। आपको उनके बारे में ऐसी गंदी बातें बोलने का कोई हक नहीं है। तू मुझे तमीज मत सिखा पल्लवी, अपनी हद में रह, वरना तेरे पति का बिजनेस से हिस्सा काट दूंगा। पल्लवी कुछ नहीं बोल पाती। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद जल्द ही अमन और रमन की शादी सिया और रिया के साथ हो जाती है। शादी के बाद उनकी विदाई होती है। अपने बड़े से घर के बाहर शकुंतला आरती की थाल लिए खड़ी होती है। दोनों बहुएं गाड़ी से उतरती हैं। तभी शकुंतला बोलती है, आओ मेरी बहुओं, आज से ये हवेली तुम्हारी है। अपने शुभ कदम अंदर रखो और इस घर को स्वर्ग बना दो। सिया और रिया गृह प्रवेश का कलश गिराकर घर के अंदर आती हैं और सीधे आकर नंदनी के पैर छूने के लिए झुकती हैं। जेठानी जी, आप इस घर की सबसे बड़ी जेठानी हैं। हमारे लिए आप माँ समान हैं। आपका आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, पैर मत छो। मैं तो बस, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों जैसी हो। हमेशा सुहागन रहो, खुश रहो और इस घर को अपना ही समझो। वाह, अब तो मेरे पास दो नई चाचियाँ आ गई। अब मैं इनके साथ खेलूंगी और कहानियाँ सुनूंगी। आस पड़ोस की औरतें भी ये सब घर के गेट के बाहर खड़ी होकर देख रही होती हैं।
और आपस में बातें करती हैं। शर्मा जी के घर में तो बहुओं की बहार आ गई है। कितनी खुशकिस्मत है शकुंतला जी। सच कहा बहन, 4 बहुएं, वो भी इतनी पढ़ी लिखी और संस्कारी। शकुंतला बहन जी तो अब साक्षात रानी की तरह राज करेंगी। देखो कैसे आरती उतार कर बहुओं का स्वागत कर रही हैं। भगवान ऐसी बहुएं हर घर को दे जैसे शर्मा परिवार की ये लक्ष्मी बहुएं हैं। शादी के दूसरे दिन सिया और मनीषा सज धज कर नए कपड़े पहनकर अपने कमरों से बाहर आती हैं और रसोई की तरफ बढ़ती हैं, जहां पहले से ही नंदनी सर पर पट्टी बांधे काम कर रही होती है। जीठानी जी, आप इतनी सुबह उठकर इतना सारा काम अकेले कर रही हैं। आपने हमें क्यों नहीं जगाया? माँ जी ने तो कल कहा था कि घर में काम करने के लिए दर्जन भर नौकर चाकर लगे हैं। अरे नहीं देवरानी जी, नौकर तो बस झाड़ू पोंछा करते हैं। घर के पुरुषों का खाना तो बहुओं को ही अपने हाथों से बनाना पड़ता है। तुम दोनों आज अपनी पहली रसोई की रस्म में बस सूजी का हलवा या खीर बना लो, बाकी सारा काम मैं कर चुकी हूँ। जीठानी जी, ये आपके कलाई पर गहरा काला लाल दाग कैसा लगा है? और आपकी गर्दन पर ये जलने का निशान? आपके सर पर भी पट्टी है। ये किसी बीमारी या तवे का दाग तो बिल्कुल नहीं लगता। कुछ नहीं है देवरानी जी, वो बस कल रात काम करते हुए गरम तेल का छींटा पड़ गया था और जल्दबाजी में तवा छू गया। तुम लोग नाश्ते पर ध्यान दो। इसी बीच नंदनी की छोटी परी रोती हुई रसोई में भागती हुई आती है और सिया के पास आकर बोलती है, चाची, मम्मी झूठ बोल रही है। ये दाग तेल का नहीं है। कल रात पापा बहुत सारी शराब पी कर आई थे। मम्मी उनकी सफेद शर्ट प्रेस कर रही थी। गलती से शर्ट के कॉलर पे थोड़ा सा निशान लग गया तो पापा ने गुस्सा होकर जलते हुए गरम प्रेस मम्मी के हाथ और गर्दन पर रख दी थी। मम्मी बहुत चीख रही थी चाची। ये सुनते ही मानो सिया और मनीषा के होश उड़ जाते हैं। तभी नंदनी परी को चुप करवाने की कोशिश करती है। परी चुप हो जा मेरी बच्ची, बहुत बोल लिया तूने, अब बस कर, चल जा, अब अंदर जा। फिर नंदनी शर्मिंदगी से सिया और रिया की ओर देखती है और सफाई देते हुए कहती है, तुम लोग बुरा मत माना देवरानी जी, ये अभी बहुत छोटी है, इसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। घर में जो कुछ भी घटता है ये बस वही देख लेती है और अपनी भोली भाली जुबान से बोल देती है। आप लोग मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। और कितना ही छुपा पाएंगे आप जेठानी जी। तुम दोनों सुनो, ये इस घर का रोज का सच है सिया। विक्रम जेठ जी रोज शराब पीकर दीदी को जानवरों की तरह पीटते हैं और माँ जी हमेशा जेठ जी को बढ़ावा देती हैं। हमने जब भी पुलिस बुलाने की कोशिश की, हमारे पतियों को बिजनेस से बेदखल करने की धमकी दे दी गई। जेठानी जी, जो पल्लवी कह रही है क्या वो सच है? क्या इस आलीशान हवेली की दीवारों के पीछे सिर्फ इतना ही गहरा अंधेरा है? हम यहाँ सिर्फ इस घर की नई बहुएं बनकर नहीं आई हैं। हम आपकी रक्षा के लिए खड़ी हैं। हम अपनी आंखें मूंदकर किसी को घुटते हुए नहीं देख सकती। बिल्कुल, अब बहुत हो गया। जो इंसान शराब के नशे में अपनी पत्नी का खून बहा सकता है वो इंसान नहीं, दरिंदा है। और रही बात माजी और बिजनेस की धमकी की, तो हमें इस खानदान की ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो आपकी चीखों की नींव पर टिकी हो। आप अकेली नहीं है, आज से लड़ाई हम चारों की है। नहीं, तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगी। विक्रम बहुत खतरनाक है। तुम दोनों अभी नई आई हो, अपने खुशहाल जीवन को नरक मत बनाओ। इतना बोलकर नंदनी खाना बनाने में जुट जाती है। दोपहर का वक्त है, पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है। तभी विक्रम भी नशे की हालत में वहां आकर बैठ जाता है। डरते डरते नंदनी सबके लिए खाना बनाकर लाती है और परोसती है। ये क्या बकवास बनाया है? नमक कहाँ है इसमें? तू मुझे दिल का दौरा दिलवा कर मारना चाहती है क्या? विक्रम गुस्से में टेबल पर रखी भारी प्लेट उठाकर सीधे नंदनी के मुंह पर दे मारता है। प्लेट नंदनी के माथे पर लगती है और टुकड़े टुकड़े होकर उसके पैरों में जा झुकती है। माथे से खून की मोटी धार बहकर उसकी साड़ी पर गिरने लगती है। ये देखकर परी बहुत डर जाती है और अपनी माँ के पास भागती हुई जाती है। मम्मी, मेरी मम्मी को मत मारो पापा, खून निकल रहा है। ये क्या हैवानियत है भैया? आपने अपनी पत्नी पर कांच की प्लेट फेंक कर मार दी। आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपने आप को इंसान कहते हुए? नहीं नवेली, अपने काम से काम रख, वरना तेरे पति के सामने ही तेरा मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ये मेरा और मेरी बीवी का निजी मामला है, इसमें टांग अड़ाई तो जान से मार दूंगा। सिया, बैठ जाओ। हमारे खानदान में बहुएं मर्दों के बीच में जुबान नहीं चलाती। नंदनी की ही गलती थी। जब पता है कि विक्रम को नमक सही चाहिए तो ध्यान क्यों नहीं रखा।
कोई बात नहीं सिया, कोई बात नहीं। छोटी, मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ, तुम लोग शांति से खाना खाओ। सिया और मनीषा हैरानी से नंदिनी की तरफ देखती हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुपचाप खाना खत्म करते हैं। रात का वक्त होता है। सिया और मनीषा बेचैन हॉल में बैठी होती हैं। दूसरी तरफ उनके पति अमन और अखिल भी टीवी देख रहे होते हैं, जहां सोनम वांगचुक जी के अनशन की खबरें चल रही होती हैं। तभी रिया बोलती है, अखिल, अमन, तुम दोनों इंसान हो या मिट्टी के पुतले? आज की तरह विक्रम भैया ने नंदिनी दीदी का माथा फोड़ा, कल को वो उन्हें जान से मार डालेंगे और तुम लोग अपने बाप के पैसों के डर से चुप रहोगे। रिया, तुम समझती क्यों नहीं? बचपन से हमने भैया का यही रूप देखा है। माँ पापा हमेशा उनका पक्ष लेते हैं। अगर हमने कुछ कहा तो पापा हमें बिजनेस से निकालकर रास्ते पर खड़ा कर देंगे। देखो दीदी, सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पर आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और हम अपने ही घर में एक मासूम औरत को रोज मरते हुए देख रहे हैं और अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए चुप हैं। क्या हम उस हैवान से बड़े अपराधी नहीं हैं? सिया बिल्कुल सही कह रही है अमन। हम कब तक खानदान की फर्जी इज्जत और पैसों के खौफ में अपने आत्मा को बेचते रहेंगे? अगर आज हम भाभी के लिए नहीं लड़े तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मैंने और सिया ने फैसला कर लिया है, हम इस हवेली के बंद दरवाजों के पीछे कोई ड्रामा नहीं करेंगे। हम इस परिवार की झूठी इज्जत का मुखौटा पूरे शहर के सामने उतारेंगे। हम सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे। हवेली के मुख्य गेट पर भूख हड़ताल। उसी रात सिया और मनीषा पल्लवी और नंदिनी के कमरे में जाती हैं। अमन और अखिल भी वहां मौजूद होते हैं। सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं। सिया, मनीषा, तुम दोनों जो कदम उठाने जा रही हो, हम भी उसमें तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमने 3 सालों से दीदी की चीखें सुनी हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, कल सुबह जब शहर जागेगा तो इस शर्मा निवास की कालिक पूरे शहर की सड़कों पर बिखरी होगी। नहीं, तुम लोग नहीं जानती, विक्रम बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चला कि तुम लोगों ने उसके खिलाफ कुछ किया है तो वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम चारों की जिंदगी में नरक न बन जाए। पापा जी और माँ जी भी कभी इसे होने नहीं देंगे, वो हम सबको घर से बाहर निकाल देंगे। दीदी, डर को तो हमने उसी दिन घर से बाहर छोड़ दिया था जिस दिन हमने आपको उस हालत में देखा था। आप अकेली नहीं हैं, हम चारों और हमारे पति आपके साथ हैं। अगर वो शेर है तो हम भी अब सवा शेर बन चुके हैं। आप बस हिम्मत रखिए, ये जंग अब हम जीत कर रहेंगे। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। आज तक हम अपनी गद्दी और पैसों के लालच में या पिता के डर से चुप थे, लेकिन अब नहीं। खून के रिश्ते का मतलब ये नहीं कि हम किसी के जुल्म को सही ठहराएं। हम आपके साथ इस लड़ाई में आखिरी दम तक खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा अमन ने। अब ये घर नहीं बल्कि इंसाफ का मैदान बनेगा। जो गलत है वो गलत है। दीदी, आज से आप अपनी हिफाजत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके भाई भी आपके साथ हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे जो भी अंजाम हो, हम सब मिलकर इस हिंसा का अंत करेंगे। अगले दिन सभी बहुएं मिलकर हड़ताल शुरू कर देती हैं। कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच जाते हैं। पूरे मोहल्ले वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब देखकर गुस्से में शकुंतला जी बोलती हैं, तुम लोग अंदर आते हो या नहीं? मेरी इज्जत का धतूरा बना दिया तुम सबने। टीवी पर हमारा तमाशा बन रहा है। शकुंतला चुप हो जा। तू देख नहीं रही क्या हो रहा है? ये मीडिया वाले जो तमाशा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कल सुबह तक पूरे देश में होगा। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। घर की 4 दीवारी की बात जो बाहर निकल गई है, अब तो शहर का हर शख्स हम पर थूकेगा। पापा, आप भी क्यों डर रहे हैं? ये सब नाटक है। इनका ड्रामा बंद करवाने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, एक डंडा ही काफी है। नंदिनी को तो मैं अभी बाल पकड़कर अंदर घसीट कर लेकर आता हूँ। ये बाकी की नई नवेली बहुएं भी अपने आप भाग जाएंगी। ये हवेली मेरी है और मेरे घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, किसी सड़क छाप मीडिया की नहीं। तभी विक्रम गुस्से में घर से बाहर निकलता है और नंदिनी के पास जाकर उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बोलता है, कमीनी औरत, तेरी वजह से ये सब हुआ है ना? तूने ही नई छोकरियों को मेरे खिलाफ भड़काया है। आज मैं तेरा काम ही तमाम कर देता हूँ। जैसे विक्रम नंदिनी को ले जाने लगता है, पल्लवी और मनीषा उसे बचाने के लिए आती हैं। उनके साथ अमन और अखिल भी विक्रम से बोलते हैं, भैया हाथ छोड़िए भाभी का, आज ये तमाशा बंद होना चाहिए। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि आप एक निहत्थी औरत के साथ ये क्या कर रहे हैं? भैया पीछे हटिए, बहुत हो गया ये जुल्म। आज अगर आपने उन पर एक भी वार किया तो हम खामोश नहीं रहेंगे। आज ये बर्बरता यही खत्म होगी। हम आपको भाभी पर और जुल्म नहीं करने देंगे। तभी शकुंतला विक्रम का साथ देते हुए बोलती है,
अरे बाप रे, अब तुम अपने बड़े भाई के खिलाफ बोलोगे? और तुम लोग क्या कर रही हो? हाथ क्यों हटा रही हो? तुम सब हमारी बहुएं हो। अगर आज तुम लोग घर के इस मामले में दखल दोगी तो समाज में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं बचेगा। शर्म करो, शर्म। अपने पति और ससुराल के खिलाफ जा रही हो। माँ जी, जिस इज्जत की आप बात कर रही हैं वो दीदी की जान से बढ़कर नहीं है। आज हम अपनी मर्यादा नहीं बल्कि इंसाफ के लिए खड़ी हैं। जब दीदी की चीखें इस हवेली की दीवार को चीरती थी तब आपकी ये मर्यादा कहाँ थी? जी माँ जी, आज ये लड़ाई घर की चार दीवारी के अंदर नहीं बल्कि सड़क पर है। अगर आप आज भी इसे नहीं रोकती तो हम आपकी इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं। आप कहती थी कि हमारा भविष्य और हमारे पतियों का बिजनेस आपके हाथ में है, इसलिए हमें चुप रहना चाहिए। पर अब हमें वो पैसा या वो बिजनेस नहीं चाहिए जो दीदी के खून और आंसुओं की नींव पर खड़ा हो। पास ही खड़ी पड़ोस ने ये सब देखकर हैरान और आपस में बातें करने लगती हैं। अरे बाप रे, अरे शिल्पा देख, ये क्या कर रहा है विक्रम? अपनी ही पत्नी का गला घोट रहा है। पुलिस को खबर करो वरना ये आज पक्का जान ले लेगा। सच में बहन, हम तो इसे आदर्श परिवार समझते थे, पर यहाँ तो दिन दहाड़े खून खराबा हो रहा है। भगवान न करे नंदनी को कुछ हो जाए तो। तभी अचानक पुलिस के सायरन बजने की आवाज आती है और एक पुलिस की गाड़ी उनके घर के पास आकर रुकती है और पुलिस सीधे विक्रम को पकड़ लेती है। जानवर कहीं के कैमरों के सामने अपनी पत्नी का गला घोटता है। तेरी गुंडागर्दी बहुत देख ली हमने, समझे? अब चल, तुझे सबक सिखाता हूँ। पर विक्रम इंस्पेक्टर से बिना डरे उसे धक्का दे देता है और पुलिस पर चिल्लाते हुए बोलता है, हाथ हटा अपना, जानता है मैं कौन हूँ? इस शहर के आधे से ज्यादा बिजनेस मेरे पिता के इशारों पर चलते हैं। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझे वर्दी की कसम है, अपनी औकात में रह, वरना कल सुबह तक तेरी ये वर्दी उतरवा कर तुझे सड़क पर खड़ा करवा दूंगा। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी ही चलेगी। अपनी जुबान को लगाम दे विक्रम। तो ये भूल रहा है कि जिस वर्दी की तू बात कर रहा है वो कानून की ताकत है। आज यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं बल्कि एक मुजरिम खड़ा है। तूने खुलेआम एक निहत्ती औरत पर जुल्म किया है और अब कानून का शिकंजा तुझे नहीं छोड़ेगा। रही बात औकात की, तो हवालात में जाकर देख लेना कि असल औकात क्या होती है। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार कर लो अभी। दो कांस्टेबल तुरंत विक्रम को जबरदस्ती दबोच लेते हैं। विक्रम छटपटाने लगता है। छोड़ दे मुझे, छोड़, तुम लोग पछताओगे। पापा देख क्या रहे हो, कुछ करो, ये लोग मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत कैसे कर रहे हैं? तभी दीनानाथ इंस्पेक्टर के पास जाकर बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है। हम बहुत बड़े और इज्जतदार लोग हैं, आपस में सुलझा लेंगे, केस मत बनाइए। चुप रहिए शर्मा जी, पारिवारिक मामला नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सीधा संगीन केस है। आपकी बहुओं ने आधे घंटे पहले ही इसकी खबर हमें दे दी थी। अच्छा हुआ कि हम वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं आज यहाँ क्या हो जाता। इंस्पेक्टर विक्रम को ले जाने लगते हैं। तभी नंदनी बोलती है, इंस्पेक्टर साहब रुकिए, गुनहगार सिर्फ विक्रम नहीं है। इस बर्बरता को बढ़ावा देने वाले, हर दिन नंदनी दीदी को प्रताड़ित करने के लिए उकसाने वाले और इस हिंसा को घर की इज्जत का नाम देकर छुपाने वाले इसके माता पिता शकुंतला जी और दीनानाथ जी भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। आज अगर कानून का न्याय हो रहा है तो इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। आप इन्हें भी अपने साथ ले जाइए क्योंकि ये भी इस जुल्म में बराबर के साथी हैं। पल्लवी, ये क्या कह रही है तू? हम तो बस अपने बेटे को समझा रहे थे। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये नौबत आ जाएगी। हम तो बस इस घर की दहलीज की मर्यादा बनाए रखना चाहते थे ताकि समाज में हमारी तरफ उंगलियां ना उठे। बेटा, हम तो घर की मर्यादा बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये बात बाहर जाती तो हमारी वर्षों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए हमने इसे घर की चार दीवारी में ही दबाए रखा। क्या अपनी इज्जत को बचाए रखना इतना बड़ा गुनाह है कि आज हमें भी इन हथकड़ियों के साए में खड़ा होना पड़ रहा है? हमने तो सिर्फ इस घर को बिखरने से बचाने की कोशिश की थी। मर्यादा और जुल्म में फर्क होता है शर्मा जी। पल्लवी जी ने जो कहा है उसे हम जांच में शामिल करेंगे। अगर आप लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है या सबूत मिटाने की कोशिश की है तो कानून की नजर में आप भी बराबर के मुजरिम हैं। ये सुनकर शकुंतला और दीनानाथ डर जाते हैं और नंदनी से माफी मांगने लगते हैं। नंदनी, मेरी बहू, मुझे माफ कर दे। मैं अपने बेटे के अंधे लाड़ में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने एक मासूम औरत की जिंदगी नरक बना दी। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, जब आपकी बहू पर जुल्म हो रहा था तब आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने बेटे का साथ दिया था। आज जब कानून का शिकंजा कसा है तो पश्चाताप का नाटक मत कीजिए। अगर आपने एक माँ बनकर अपनी बड़ी बहू का साथ दिया होता तो आज इस खानदान का ये हश्र ना होता। नंदनी बेटा,
मुझे माफ कर दे। झूठी इज्जत और बेटे के मोह में मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाया। एक बाप होने के नाते मैं पूरी तरह हार गया। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। जो सजा देगी मैं स्वीकार करूंगा। माँ जी, पापा जी, अगर आपको अपने किए पर सच्चा पछतावा है तो मैं आप दोनों को माफ करती हूँ, लेकिन विक्रम जी आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपने मुझे पत्नी नहीं अपनी जागीर समझा। आपके दिए जख्म शायद भर जाएं, पर आपके जुल्म मैं कभी नहीं भूलूंगी। इंस्पेक्टर विक्रम को लेकर चले जाते हैं। अब हर कोई बहुओं की हिम्मत की तारीफ करते हैं। अब शकुंतला का बर्ताव भी बदल जाता है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन शहर में पल्लवी, सिया और मनीषा उनसे मिलने आते हैं। चाची चाचू आप सिर्फ आ गए। देखिए मम्मी आज स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं। दीदी आपको टीचर के रूप में आपकी पहली ज्वाइनिंग की बहुत बहुत बधाई। आज हमें आप पर बहुत गर्व हो रहा है। ये सब तुम चारों की बदौलत हुआ है मेरी प्यारी बहनों। अगर उस दिन तुम चारों ने अपनी भूख हड़ताल से उस हवेली का काला सच बाहर न निकाला होता तो आज मैं या तो मार दी गई होती। तो मेरी देवरानियां नहीं, मेरी सगी बहनें हो। दीदी सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह ने हमें सिखाया था कि अत्याचार सहना अत्याचार करने से भी बड़ा अपराध है, और हमने तो बस सच का साथ दिया। अब आप आजाद हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं और परी का भविष्य आपके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। ये कहानी उस खामोश सच को बयां करती है जिसे अक्सर परिवार की इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता है। पल्लवी, सिया, मनीषा और नंदनी का एकजुट होना आज के समाज के लिए एक बड़ा आईना है। अगर आप इन बहुओं की जगह होते और आपको भी उसी माहौल का सामना करना पड़ता तो आप क्या करते? क्या आप भी ऐसे ही साहसी कदम उठाते या आपके पास समस्या सुलझाने का कोई दूसरा तरीका होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।